ये वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक वे बिल मींस ई वे बिल इस टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की ये रिक्वेस्ट थी कि लोकल आईजीएसटी ट्रांसपोर्टेशन में डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक वे बिल ई वे बिल ये टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ। पार्टिसिपेंट्स ने इस तरह की बहुत सारी रिक्वेस्ट हमें भेजी, जिसमें ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जो कि इनलैंड डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो बनाने के लिए कहा है। तो देखते हैं कि क्या है ये वे बिल, कहाँ पे ये बनता है, कौन बनाता है, इसकी क्या वैलिडिटी रहती है, सिग्निफिकेंस क्या है और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए लागू होता है और कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो पहले बढ़ते हम कि ई वे बिल डेफिनेशन। तो इट्स अ डॉक्यूमेंट which is like a bill of lading, or it's a like consignment note, lorry receipt, which has been created on the GST वेबसाइट। तो जीएसटी का जो वेबसाइट है उस पे ये क्रिएट किया जाता है, ये सीरियल नंबर से क्रिएट किया जाता है। यूजर जो है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, मर्चेंट एक्सपोर्टर है या ट्रेडर है या फिर जो ट्रांसपोर्टर है, उनको अपने अपने रजिस्ट्रेशंस करने होते हैं ये पोर्टल पे। तो जीएसटीआईएन पोर्टल पे आप जैसे ही रजिस्टर करते हैं तो आपको इसकी जनरेशन की फैसिलिटी मिल जाती है। तो ये ई वे बिल जो है कि आपको ऑनलाइन भी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके दो पार्ट होते हैं, EWB01 करके फॉर्मेट रहता है और एक दूसरा फॉर्मेट रहता है EBW02। तो ए और बी दो सेक्शंस होते हैं। तो ए जनरली सेक्शंस जो है ये कंसाइनर या कंसाइनी इन्होंने भरना होता है, और बी सेक्शन जो है ये ट्रांसपोर्टर का सेक्शन होता है, वो ट्रांसपोर्टर ने भरना होता है। तो ये डिटेल्स एक्चुअली दो टाइप्स के इस तरह के ई वे बिल्स होते हैं। ये ऑनलाइन बनते हैं, आपने वेब पोर्टल पे लॉगिन किया, वहां पे आप इमिडिएटली आपको ई वे बिल का नंबर और ई वे बिल प्राप्त हो जाएगा। फिर आप एसएमएस भी कर सकते हैं, एसएमएस से भी आपको ई वे बिल जो है कि आपको मिल सकता है। बाद में एप्लीकेशन जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंटीग्रेशन किया है गवर्नमेंट ने, जीएसटीआईएन पोर्टल ने, तो वहां पे भी आप अपना जो ई वे बिल है वो जनरेट कर सकते हैं। और ये ई वे बिल अपने जीएसटीआईएन के वेब पोर्टल पे डाल के नंबर आप उसका वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि ये रियली ऑथेंटिक है या नहीं है। तो ये सारी बातें जो है कि एक बार ई वे बिल जनरेट होता है तो ईबीएन ई वे बिल नंबर जनरेट होता है। वो बिल नंबर आप अगर वेबसाइट पे डालेंगे तो उस पर आपको ऑथेंटिसिटी या वैलिडिटी जो भी है डिटेल्स आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस के लिए ई वे बिल लगता है? तो जो भी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। इफ यू आर सेलिंग विद इन द स्टेट then it is called intrastate, and if you are selling state to state beyond the state then it is called interstate. फॉर एग्जाम्पल विद इन महाराष्ट्र अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसे इंट्रास्टेट बोलेंगे, और महाराष्ट्र टू कर्नाटक अगर सेल कर रहे हैं तो उसे इंटरस्टेट बोलेंगे। तो ये दोनों भी ट्रांजैक्शंस के लिए आपको ये ई वे बिल एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसमें कंडीशंस है। तो जो जीएसटी के जो रूल्स से, जीएसटी के जो एक्ट है, एक एक्ट है आईजीएसटी एक्ट, ये सेंट्रल
एक्ट है जिसको सीएसटी को इसने रिप्लेस किया। देन स्टेट के एक्ट है एसजीएसटी एक्ट, यूनियन टेरिटरी का एक्ट है यूटीजीएसटी एक्ट, और सेंट्रल का एक्ट है सीजीएसटी एक्ट। तो सभी एक्ट जो है कि सेंट्रल के एक्ट के मुताबिक इंटरस्टेट्स के लिए आपको ये ट्रांजैक्शन जो है कि इंटरस्टेट में विदाउट कंसिडरिंग द वैल्यू जो भी आप इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसके लिए ये बिल एप्लीकेबल हो जाता है, विच फॉल्स अंडर द सप्लाई डेफिनेशन। मतलब जहां पे सप्लाई का डेफिनेशन के अंतर्गत आपका ट्रांजैक्शन है वहां पे ये ई वे बिल इसेंशियल हो जाता है। तो नॉर्मली ये बिल जो है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स के लिए लगता है। जो भी गुड्स आप सेल कर रहे हैं, नॉट सर्विसेज, गुड्स जो सेल कर रहे हैं और उसका फिजिकल मूवमेंट कर रहे हैं फ्रॉम द सप्लायर एंड, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स एंड, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर स्टेट टू द बायर स्टेट। तो ये जो मूवमेंट है फिजिकल गुड्स की वो होने के लिए ई वे बिल लगता है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आप कौन से भी ले सकते हैं। आप अगर बाय रोड कर रहे हैं या बाय रेल कर रहे हैं या बाय कुरियर कर रहे हैं तो भी आपको ये ई वे बिल जो है ये इसेंशियल है। तो सभी तरह के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये ई वे बिल जो है ये इसेंशियल है। या फिर आप कोस्टल से कर रहे हैं तो वाटरवेज से भी कर रहे हैं तो भी ये आपको, या डोमेस्टिक फ्लाइट से कर रहे हैं तो भी ये आपको एप्लीकेबल होता है। दूसरा कि हैंडक्राफ्ट का आप अगर ये कर रहे हैं जिसमें डीलर ने जीएसटी नहीं लिया है तो भी आपको इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। बाकी स्टेट्स और इंटरस्टेट स्टेट्स के लिए क्या रूल्स है, जनरली जो सभी इधर जो रूल्स सीजी एक्ट के अंदर उन्होंने डाल के रखा है, स्टेट कैन ओवरराइड दैट एंड उसमें वो चेंज करवा सकते। तो 50,000 वैल्यू का अगर कोई भी टैक्सेबल मूवमेंट होता होगा टैक्सेबल गुड्स का या फिर नॉन टैक्सेबल गुड्स का, लेकिन रजिस्टर्ड टू अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, तो फिर आपको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। तो जो भी आप वे शेयर सेल कर रहे होगे, सेल्स करने के लिए आप इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट, इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस यूज कर रहे होगे या बिल ऑफ सेल कर रहे होगे या डिलीवरी चलन कर रहे होगे तो भी फिर आपको क्या है कि ई वे बिल की आवश्यकता है। और ई वे बिल आपको लगेगा ही लगेगा, उसके बिना आप ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते हैं। आपको अगर कहाँ पे भी जीएसटी अथॉरिटी आपको पकड़ लेती है पेट्रोलिंग वाली तो आपको पेनल्टी भी बहुत सारी बैठ सकती है। तो रूल के हिसाब से पेनल्टी, स्ट्रिंजेंट पेनल्टी उन्होंने लेवी की है। तो ई वे बिल gst.gov.in ये वेबसाइट है जिसके ऊपर ये ई वे बिल जनरेट होता है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने GSTIN पे एक्सेस दिया था, तो ये उन्होंने अभी लिंक, अलग लिंक को प्रोड्यूस की है। इसके अलावा कि अगर आपके अनरजिस्टर्ड डीलर से आपको रजिस्टर्ड डीलर के पास अगर सेल हो रहा है जिसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स है तो भी आपको जीएसटी लगेगा, लेकिन जिसकी वैल्यू अगर 50,000 से भी कम है तो आपको ई वे बिल लगेगा। तो ये बेसिकली ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है कि किस सिचुएशन में आपको ई वे बिल लगता है। अभी सप्लाई की डेफिनेशन जो है कि सप्लाई के अंदर क्या क्या आता है। सप्लाई के अंदर कि सप्लाई ऑफ गुड्स ही आता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं आता है। मतलब सेल ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शन, इसमें ट्रांजैक्शन जो है कि रिटर्न ट्रांजैक्शन, रिवर्स लॉजिस्टिक की ट्रांजैक्शन भी आती है। और इसमें जैसा कि मैंने बोला कि इनवर्ड सप्लाई, जो भी सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर टू रजिस्टर्ड डीलर, ये भी सप्लाई के अंडर आता है। इसके अलावा सप्लाई के डेफिनेशन में जो भी 4-5 ये बताए हैं जीएसटी एक्ट के अंडर, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेल मतलब सेल ऑफ गुड्स एंड पेमेंट मेड, तो इसको सेल बोलेंगे। ट्रांसफर मतलब क्या है कि ब्रांच ट्रांसफर फॉर इंस्टेंस, ये भी, इसके लिए भी ई वे बिल लगेगा।
बाद में बार्टर और एक्सचेंज, जिसमें क्या है कि बार्टर ऑफ गुड्स से, मतलब क्या है कि बार्टर ऑफ गुड्स से मतलब क्या है कि ये यहाँ से मैं कुछ ग्रेन्स भेज रहा हूँ, या फिर कुछ अलग कमोडिटी भेज रहा हूँ, पैकेज कमोडिटी, और उनसे मैं अलग कमोडिटी चाहता हूँ। तो इस ट्रांजैक्शन में भी बार्टर ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको। बार्टर मतलब क्या है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स ओनली। पहले जो था ट्रांजैक्शंस, बहुत सालों पहले, जब रुपीज जो करेंसी जो है पॉपुलर नहीं थी, उस समय में बार्टर ट्रांजैक्शन होता था। बार्टर या एक्सचेंज बोलते हैं उसको, सर्विसेज एंड गुड्स के बीच में। जैसे अगर कोई पुजारी है और उसको अगर कोई नाई नाई जो है उसकी सर्विस लगती है, तो नाई को बुलाएगा और उसकी सर्विस लेगा, और उसके बाद उसके घर पे पूजा करेगा। तो ये बार्टर हो गया। या फिर कोई फार्मर के पास से, अगर फार्मर को कुछ रिक्वायरमेंट है ग्रोसरी की, तो अपना अनाज लेके जाएगा और ग्रोसरी से जो भी है ग्रोसरी लेगा। तो इस तरह से बार्टर एक्सचेंज होता था। लेकिन इस तरह की ट्रांजैक्शन भी जीएसटी एक्ट के अंडर आती है एज अ सप्लाई, और उसको भी ई वे बिल नेसेसरी हो जाता है। उसके बाद क्या है कि सप्लाई विदाउट एनी कंसिडरेशन, मतलब फ्री सप्लाई, जिसमें उसको भी ई वे बिल जो है कि वो लगता है। उसके अलावा जो है कि जहाँ पे सप्लाई हो, जहाँ पे आप जो है कि इस तरह का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और वो ट्रांजैक्शन जो है कि विद इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा है, तो भी वो सप्लाई करके ट्रीट किया जाएगा। तो दोनों है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस और नॉट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये दोनों ट्रांजैक्शंस। अगर जॉब वर्क के लिए भेज रहे तो भी आपको क्या है कि ई वे बिल लगेगा, क्योंकि उसकी जो जो भी प्रोसेस है जॉब वर्क की, तो वो आइडेंटिफाई करनी है। इट्स नॉट अ सेल बट इट इज अ फॉर जॉब वर्क। अगेन रिटर्न के समय आपको वैसा ई बिल बनाना है। तो ये नेसेसरी जो सप्लाई के अंडर आने वाली जो डेफिनेशन के अंडर वो आने वाली जो ट्रांजैक्शन है, इसका मैंने आपको जानकारी दी। इसके बाद आती है कि ई वे बिल जो है कि कौन से ट्रांजैक्शन जो है इसके अंदर ये एग्जेम्प्टेड है, जिसके लिए ई वे बिल लगेंगे नहीं। तो ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन है कि जिसके लिए ई वे बिल लगेंगे नहीं? जैसे कि ऐसी ट्रांजैक्शंस की जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है उसको नॉन मोटराइज व्हीकल है, मतलब बैलगाड़ी से लेके जा रहे हैं, जो भी लेके जा रहे हैं, तो उस समय में ई वे बिल लगेगा नहीं। लेकिन दिस हैज टू बी एग्जामिन। जीएसटी एक्ट में इस तरह से बोला गया है, लेकिन टैक्सेबल गुड्स अगर 50,000 के वैल्यू के आगे हो गए तो ये तो 100% लगेगा। दिस नीड्स टू बी चेक। सेकंड की, अगर आप कंटेनर जो है कि आईसीडी एयरपोर्ट टू आईसीडी लेके जा रहे हैं, आईसीडी टू एयरपोर्ट लेके जा रहे हैं, मतलब जो कंटेनर एक्सपोर्ट के लिए लगते हैं उसके मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसके लिए भी ई वे बिल लगेगा नहीं, लोडेड या एम्प्टी। तो तीसरा है कि आपको कुछ भी गुड्स कस्टम सुपरविजन के अंडर, मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या डीम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कस्टम सुपरविजन या जो भी एफटीडीआर एक्ट एंड कस्टम्स एक्ट, आईजीएसटी एक्ट के अंदर, तो उसके उसके लिए भी एक्सपोर्ट्स के लिए इस तरह का जो है ये आपको ई वे बिल लगेगा नहीं। तो दूसरा कि मूवमेंट आपके डिफेंस के व्हीकल्स के मूवमेंट जो है, डिफेंस के गुड्स के मूवमेंट्स, इसको भी जो है कि आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होते हैं, वो उसको आपको ई वे बिल नहीं लगेगा। एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स का भी जो है मूवमेंट्स, उसको भी नहीं लगेगा। और अगर आप विद इन टेरिटरी ऑफ 20 किलोमीटर अगर मूवमेंट कर रहे हैं, तो तो भी आपको इस तरह का जो है कि ये मूवमेंट है, ये ई वे ब्रिज के लिए अगर आप कर रहे हैं 20 किलो विद इन द 20 किलोमीटर्स, तो आपको ई वे बिल लगेगा नहीं। तो लेकिन ई वे बिल, वे ब्रिज को बेचते समय आपको कुछ चिट्ठी देना है, डिलीवरी चलन देना है, ताकि वो पर्पज जो है कि वो वे ब्रिज के इधर जा रहा है पेमेंट करने के लिए, ये प्रूव होता है। तो ऑलवेज देयर शुड बी अ डॉक्यूमेंट्री सपोर्टिंग एविडेंस, नहीं तो जीएसटी अथॉरिटी वहां पे भी पकड़ लेगी, और आपके पास ये आंसर नहीं होगा कि मैं यहाँ भेज रहा था, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है आपके पास। वर्बल प्रूफ से कुछ होता नहीं है। तो आपको एक चिट्ठी देनी है, एक डिलीवरी चलन देना है, जो आपको वहां भेज रहे पेमेंट के लिए, और फिर वापस आने वाला है। तो दिस नीड्स टू बी डन एक्चुअली। उसके बाद बाय रेल से भेज रहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गुड्स है, स्टेट गवर्नमेंट के गुड्स या लोकल अथॉरिटी के गुड्स है, उसको भी ई वे बिल लगेगा नहीं।
तो इस तरह के यूनियन टेरिटरी और स्टेट के जो गुड्स है, इस तरह के ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, उनको भी गुड्स ई वे बिल लगता नहीं है। तो इसके अलावा शेड्यूल थर्ड में जो आईजीएसटी एक्ट है, उसके अंदर भी कुछ एग्जेम्पशन दिया हुआ है। तो ये जो शेड्यूल्स है, इसके अंदर जो एग्जेम्पशन दिया हुआ है, वो उस कैटेगरी के गुड्स को भी जनरली ई वे बिल लगता नहीं है। तो ये यू रिक्वायर टू चेक इन द शेड्यूल की जो एनेक्चर टू रूल 138 है, उसके अंदर जो शेड्यूल आता है, शेड्यूल थर्ड, वो आपको चेक करना है। तो सेंट्रल सीजीएसटी एक्ट के अंदर ये शेड्यूल है। तो तीसरा कि इसमें कि ये जो सभी ट्रांजैक्शंस में 50 किलोमीटर्स के अंदर अगर ये मूवमेंट हो रहा है, तो पार्ट बी जो है कि ये जो ट्रांसपोर्टर है, पार्ट बी ये भर सकता है। दो पार्ट जो है ना, EWB01 के। तो ये हो गया कि एक सिंगल कमोडिटी और सिंगल ई वे बिल। अभी आप जो है कि एक एक एस्पेक्ट इस तरह से हो सकता है कि बहुत सारे कमोडिटी एक ही ओनर के हैं और एक ही उसके फुल ट्रक लोड जा रहा है, तो उस समय में वो इस कमोडिटी का एक एक भी दे सकता है ई वे बिल, या फिर कंसोलिडेट भी कर सकता है। तो दो एस्पेक्ट हो गए। दूसरा एस्पेक्ट, ये एस्पेक्ट हो गया कि एक ही ओनर के कमोडिटीज और वो कंसोलिडेट कर सकता है एक ई वे बिल में, एक ट्रक में जा रहा है तब। दूसरा कि बहुत सारे कमोडिटीज है अलग अलग ओनर्स के, एक लॉजिस्टिक प्रोवाइडर लेके जा रहे हैं, तो वो भी इनको कंसोलिडेट कर सकता है EWB02 में, या फिर एक एक भी सबका लिया हुआ जो है वो भी वो उस पर भी लेके जा सकता है। लेकिन इसमें अगर हर एक का 50,000 के नीचे है, तो आपको ई वे बिल की मतलब जनरली जरूरी नहीं होती है, क्योंकि कंसोलिडेटेड जो है हर एक ओनर का 50,000 के नीचे है। लेकिन आप कंसोलिडेटेड बन उसको करेंगे तो EWB01 जो है ये कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड एस्पेक्ट। दूसरा और थर्ड एस्पेक्ट ये है कि दो तीन ट्रक है जिसमें एक ही इनवॉइस के गुड्स इसमें है और दूसरे इसमें है, या तीसरे इसमें है। तो एक इनवॉइस में जो भी गुड्स है वो 4-5 ट्रक में जा रहे हैं, तो एक ई वे बिल में आप 4-5 ट्रक नंबर डाल के, व्हीकल नंबर डाल के ई वे बिल बना सकते हैं। तो ये हो गए तीन इस तरह की कंडीशंस जिसमें ये गुड्स जो है, 4-5 प्रकार के गुड्स एक व्हीकल में है। ऐसा भी हो सकता है उल्टा कि एक व्हीकल है और उसके अंदर एक गुड्स है, उसका पार्ट्स गुड्स दूसरे व्हीकल में, एक ही जो गुड्स है उसके पार्ट गुड्स, तो दो व्हीकल के नाम डाल के आप उसमें ई वे बिल बना सकते हैं। तो ये बेसिकली ई वे बिल की हो गई। तो दूसरा ये है कि ई वे बिल जो है कि उसकी वैलिडिटी क्या रहती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कन्वेंस ई वे बिल की वैलिडिटी रहती है। जैसे कि ओवर डायमेंशनल जो अगर कार्गो है, उसके विद इन द 200 किलोमीटर्स एक दिन के लिए वैलिडिटी रहती है, और फिर एक दिन के पहले उसका फिर वैलिडेट करना पड़ता है। 200 के लिए एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। अगर वही कार्गो जो है कि ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, या वो सॉरी आई एम कि जो कार्गो ओवर डायमेंशनल है उसको 20 किलोमीटर की दी जाती है एक दिन की वैलिडिटी, और ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है तो उसको 200 किलोमीटर की दी जाती है। तो ओवरवेट कार्गो जो है उसको भी 20 किलोमीटर की दी जाती है। तो एक दिन 20 किलोमीटर, दूसरे दिन भी अगर उसको ट्रेवल करना है तो फिर उसको एक दिन मिलेगा 20 किलोमीटर के लिए। तो 20 किलोमीटर जो है खत्म होने के पहले उसको अपना ये वैलिडेट करना है, नेक्स्ट दिन का जो है ट्रैवल वो वैलिडेट करना है। तो ये जो है कि इस तरह के ई वे बिल्स उसको जनरेट करके जाने हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी पोजीशन हो जाता है कि बार बार उसको वैलिडेट करना पड़ता है, नया बनाना पड़ता है वैलिडिटी, क्योंकि 20 किलोमीटर्स के लिए उसको एक ई वे बिल जनरेट करना पड़ता है। तो
नई प्रोसीजर में शायद आपको ये वन टाइम पे ही किलोमीटर डालने के बाद उतने ई वे बिल्स आपको मिल वैलिडिटी मिल जाएंगी, उतने नंबर ऑफ डेज की, ऐसे हम शायद आशा करते हैं। तो ये सारे ई वे बिल रिलेटेड बातें जो है हमने आपसे शेयर की। इसके बाद कुछ स्टेट ने उनके उनके स्टेट जीएसटी एक्ट में और रिलैक्सेशन देने की कोशिश की विद इन द स्टेट। अगर ट्रांजैक्शन है तो उन्होंने बहुत सारी वैल्यू बेस जो है कि या डिस्टेंस बेस उन्होंने इस तरह के रिलैक्सेशन देने की कोशिश की है। इसको अगर चेक करना है तो आप हर एक स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके ई बिल्स के जो उनके रूल्स है ये आप स्टडी कर सकते हैं कि कितना वैल्यू के लिए उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है और कितना किलोमीटर्स के लिए उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है। ये आप पर्टिकुलरली विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन के लिए चेक कर सकते हैं। तो इस तरह का दोस्तों हमने आपको मैक्सिमम चीजें जो है कि शेयर की कि किस तरह से आपको ये करना है। इसके बाद चीज आती है कि कौन इनको रिस्पॉन्सिबल है ये बनाने के लिए। तो मेजरली कंसाइनर और कंसाइनी ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि हर एक के साथ में ई वे बिल चला जाए। तो इसके दो पार्ट होते हैं, EBW01 और ई वे बिल 02। तो ये दो पार्ट होते हैं। तो सेकंड पार्ट ट्रांसपोर्टर ने भरना रहता है। तो ट्रांसपोर्टर जो अगर एक्टिव है वो लिटरेट है तो ठीक है, अगर ट्रांसपोर्टर लिटरेट नहीं है तो कंसाइनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल लेके वो भरे और जनरेट करे उसके एंड में। मतलब जहां से आपका ट्रांजैक्शन स्टार्ट होता है वहीं से आपको ट्रांसपोर्टर को ईमेल आप हैंड ओवर कर सकते हैं। तो दैट इज द करेक्ट प्रोसेस कि वहीं से आपको ईमेल उनको हैंड ओवर करना इजी हो जाता है। या फिर उसी समय में ट्रांसपोर्टर अपने ऑफिस से ये जनरेट करे और जनरेट करने के बाद सेकंड पार्ट भी भरे और फिर वो प्रिंट आउट निकाल के डिजिटल फॉर्म में अपने जो ड्राइवर है उसको भेजे। तो इस तरह का दोस्तों ये ट्रांजैक्शंस हो गया। फिजिकल फॉर्म या डिजिटल फॉर्म की दोनों फॉर्म जो है कि अथॉरिटी को चल सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं कि फिजिकल कॉपी ही आपको चाहिए। तो ये हो गया कि कंसाइनर कर सकता है, कंसाइनी कर सकता है, लेकिन पार्ट भी जो अपडेट करने का जो राइट्स है ये ट्रांसपोर्टर को है, EWB02। तो ट्रांसपोर्टर अपना लॉग इन करके उसको अपडेट कर सकता है। कंसाइनर या कंसाइनी ट्रांसपोर्टर के जो यूजर आईडी है और लॉग इन क्रेडेंशियल्स है वो लेके भी अपने अपने एंड में इसका अपडेशन कर सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि 20 किलोमीटर्स का जो रूल है वैलिडिटी का, उसके लिए ट्रांसपोर्टर को लॉगिन उसके इसके लॉगिन भी मालूम चाहिए और वो भी लिटरेट चाहिए। तो ये हो गया कि किस तरह से ट्रांसपोर्टर जो है कि ईमेल जनरेट कर सकता है, ट्रांसपोर्टर और बाद में कंसाइनर एंड कंसाइनी। तो सभी तरह के ट्रांजैक्शंस में ट्रांस जो भी है कि रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, बाद में तो जैसे कि मतलब कब कब ये जो ट्रांजैक्शन है ये ई वे बिल जो है कि जनरेट होना चाहिए। तो ई वे बिल जनरेट होना चाहिए बिफोर द ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल ट्रेवल के लिए बाहर निकले गुड्स के साथ में, उसके पहले जनरेट होना चाहिए और ड्राइवर के हाथ में होना चाहिए। तो जहाँ पे भी रजिस्टर्ड कंसाइनर है उसके प्रीमाइसेस में रजिस्टर्ड कंसाइनर उसको भर के दे सकता है। मतलब वहां पे इमीडिएट उसको पार्ट ए जो है, पार्ट ए मतलब EWB01 भरना है। उसी समय में जो है कि जो ट्रांसपोर्टर है उसने पार्ट बी भर के देना है। तो ये दोनों पार्ट बी भरने के बाद या फिर कंसाइनर पार्ट बी भरना है और उधर के वही प्रिंट आउट या डिजिटल फॉर्म में जनरेट करके ये बिल ड्राइवर को हैंड ओवर करना है। ये नॉर्मली सभी केसेस के ट्रांसपोर्टेशन जो है इसमें ये अप्लाई होता है। मतलब जहाँ पे भी सेल है, जॉब वर्क है, या लीज या रेंटल पे गुड्स जा रहे हैं, जो भी सप्लाई के डेफिनेशन के अंदर आता है उसके लिए ये एप्लीकेबल हो जाता है। बाद में तो जो अनरजिस्टर्ड पर्सन जो है कि जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करता है उस समय में भी
यही ये रहती, क्योंकि अनरजिस्टर्ड पर्सन के पास तो लॉगिन क्रेडेंशियल्स रहते नहीं है। रजिस्टर कंसाइनी जो रहते हैं उसके पास क्रेडेंशियल्स रहते हैं, और ट्रांसपोर्टर के पास रहते हैं। तो आइदर कंसाइनर, इन इन दैट केस कंसाइनर या ट्रांसपोर्टर, इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि ये ईवे बिल जनरेट हो जाए। अभी कंसाइनर जो है उसके एंड में दूर रहता है डेस्टिनेशन पे, उसके पास तो गुड पहुंचे नहीं रहते हैं, उसको बाकी डिटेल्स मालूम नहीं रहते। लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन एंड ट्रांसपोर्टर, उनके प्रीमाइसेस में ट्रांसपोर्ट करा रहता है तो उनको मालूम रहता है। तो बेटर वे कि ट्रांसपोर्ट, ये केस में ट्रांसपोर्टर जो है वो ईवे बिल जनरेट करे और अपने साथ में लेके जाए। तो ये इजीएस्ट जो वे है कि किस तरह से ईवे बिल जनरेट हो सकता है। और ईवे बिल की सिग्निफिकेंस क्या है, कि ईवे बिल की सिग्निफिकेंस ये है कि ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू कि ये ट्रांजैक्शंस, टैक्सेबल ट्रांजैक्शन से ये प्रूव होता है। ये डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता है कि ओनरशिप किसकी है और किसके तरफ से ओनरशिप जा रही है। ये डॉक्यूमेंट से ये प्रूव होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस है इसके लिए इन्होंने कंप्लायंस किया है, ई वे बिल जनरेट किया है, तो जीएसटी अथॉरिटी जो है पेट्रोलिंग इनको पकड़ती नहीं है। तो ये सारे, और आपका जो है कि मूवमेंट जो है कि एक विद इन स्टेट है तो भी वो अच्छी तरह से होता है विद हैसल फ्री। और अगर इंटरस्टेट है तो चेक पोस्ट पहले रहते थे, तो चेक पोस्ट नहीं है, इसके कारण ई वे बिल का इंट्रोडक्शन उन्होंने किया है। चेक पोस्ट हटा दिए, नो सुपरविजन एट ऑल। और फिर ये ईमेल अगर आपके पास नहीं है, फिर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन में आपको बहुत सारा घबरा हो सकता है। फिर वो स्टेट के जो है SGST एक्ट आपको लागू हो सकता है। वो स्टेट की जो भी जीएसटी टैक्स रेट है वो लागू हो सकता है, क्योंकि आईजीएसटी एक्ट के अंदर का जो रूल का एप्लीकेशन है वो निकल जाता है। एज ऑन नाउ यू वायलेट द आईजीएसटी रूल। आईजीएसटी रूल का वायलेशन होने के बाद फिर वहाँ की जो जो स्टेट बायर स्टेट जो है उसके बॉर्डर के बाद एंट्री करने के बाद उनका स्टेट का रूल लागू हो जाता है। फिर उसको विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शंस का कहला के वो पेनल्टी, बहुत सारे हेवी चार्जेस लगाते हैं। तो दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर की। लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी आपका रह सकता है, या फिर आपके ट्रांजैक्शंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट रिलेटेड भी है तो उसके लिए भी इस तरह का केयर आपको लेना चाहिए। फिर जॉब वर्क या मैन्युफैक्चरर से लेते हैं, मर्चेंट एक्सपोर्टर है आप, तो भी इस तरह की ट्रांजैक्शन हो सकती है। तो आपको मैक्सिमम केयर लेना है ताकि कंप्लायंस ये सबसे टॉप पे रहे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियोस हम बनाते जा रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको ऑटोमेटिकली प्राप्त हो सके। और